हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं सब लोग? कैसे हैं बच्चों? चलिए, मैं राघव, मास्टर टीचर एट वेदांतु, आप सब लोगों का स्वागत करता हूं नीट एक्स संकल्प वेदांतु पर। बच्चों, अभी हम जो चला रहे हैं, अभी जो हमारे पास चल रही है, दैट इज द हम इस 11th स्कूल सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी। जीओसी का आज लेक्चर नंबर हमारे पास क्या होगा? थर्ड लेक्चर नंबर हमारे पास जीओसी का आज है। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले तो मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलूँगा। एंड थैंक यू इसलिए क्योंकि आप लोगों ने जो वीडियो को देखा, प्यार दिया, उसमें कमेंट किया, जो आपको मतलब प्रॉब्लम फेस हुई आपने उसे कमेंट में लिखा। आप इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए, कमेंट करते रहिए। इससे पता है हम टीचर्स को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। एंड द सेकेंड थिंग, थोड़ा सा डिले हुआ है वीडियो आने में। ये वीडियो कल आ जाना चाहिए था या परसों आ जाना चाहिए था, तो सॉरी फॉर दैट। अब ये एक्चुअली मैं थोड़ा सा होम टाउन चला गया था, मतलब पेरेंट्स से मिलने के लिए। अभी जो है, अभी ये इरेगुलरिटी या जो भी थोड़ा सा हुआ है, इसको हम अवॉइड करेंगे और रेगुलरली जो वीडियो है वो अब आएंगी आगे से आपके पास केमिस्ट्री में। फिलहाल अभी हम जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ग्रेड 11th का लेक्चर 3। 2 लेक्चर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उन 2 लेक्चर्स में हमने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर सीखा है और फुल डिटेल में सीखा है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज आप कमेंट करिएगा, मैं उसको बताऊंगा। ठीक है। अब इस नेक्स्ट सीरीज में जो आज इस मतलब इस चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, आज उसको हम समझने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में जो आगे फर्दर हमारे पास जो फर्दर आता है, तो आज का जो हमारे पास मेन टारगेट रहेगा बच्चों, दैट इज द आइसोमेरिज्म एंड द सेकंड सम फंडामेंटल टर्म्स। सम फंडामेंटल टर्म्स मींस लाइक न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, कार्बोकेटाइन क्या है, कार्बन आयन क्या है, इन सब के बारे में आज हम इस लेक्चर्स में सीखेंगे। मतलब आज मेरा टारगेट है कि हम आइसोमेरिज्म पूरा समझ जाएं और सम फंडामेंटल टर्म्स हम पूरा समझ जाएं। आज का मेरा ये टारगेट रहेगा। चलिए बच्चे, आगे चलते हैं। तो सबसे पहला जो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं वो हम आइसोमेरिज्म से स्टार्ट करते हैं। तो आइसोमेरिज्म अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो पहले तो आइसोमेरिज्म है क्या चीज, इसके लिए समझते हैं। आइसोमेरिज्म बेसिकली क्या चीज होती है, अगर मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो पहले मैं आपको आइसोमेरिज्म क्या होती है इसके बारे में बता देता हूं। तो पहले मैं आइसोमेरिज्म क्या होती है इसके बारे में बता देता हूं। आइसोमेरिज्म बेसिकली अगर हम आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो आइसोमेरिज्म मीन्स कंपाउंड्स, 2 and more than 2 compounds, 2 and more than 2 compounds, 2 and more than 2 compounds have same molecular formula, same molecular formula but different स्ट्रक्चर हो सकता है बच्चों, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर और स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट this phenomena then do these two compounds, then these compounds are known as isomers, and the phenomena is known as isomerism.
तो बेसिकली है क्या चीज, लाइक दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट डिफरेंट समथिंग। मैं तो बेसिकली बच्चों को बोलता हूं कुछ भी डिफरेंट है, अगर कुछ भी डिफरेंट है तो समझ लो आइसोमेरिज्म है। लेट्स सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल। मैंने लिया बच्चों कि मेरे पास, अगर मैं उसकी बात करता हूं, एक एग्जांपल ये है CH3 CH2 CH2 एंड CH3। एक मॉलिक्यूल हमारे पास ये है, दैट इज अ CH3 CH और CH3 एंड CH3। आप बेसिकली देखेंगे तो इसका फॉर्मूला अगर मैं लिखूंगा तो देयर इज अ 4 कार्बन C4H10। अगर इस पे भी देखूंगा तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आएगा C4H10। तो आपने क्या देखा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट यहां पर 4 कार्बन की चेन है। अगर मैं यहां नंबरिंग स्टार्ट करता हूं तो दैट इज अ 1 2 3 4। अगर मैं यहां नंबरिंग करता हूं बच्चों तो 1 2 3। अगर ऊपर वाले का नाम लिखता हूं तो सिंपल ब्यूटेन लिखने से मेरा काम चल जाएगा, और नीचे वाले का नाम लिखूंगा तो 2 मिथाइल और प्रोपेन। यानी कि बेसिक बात करूं तो यहां पर इसके स्ट्रक्चर में 4 कार्बन लगातार एक साथ कनेक्टेड है, जबकि यहां पर ऐसा नहीं है। मींस सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट, कुछ ना कुछ डिफरेंट है। इस कुछ ना कुछ डिफरेंट होने की वजह से दीज टू मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ आइसोमर्स है, और यही फिनोमिना आइसोमेरिज्म कहलाएगा। अब यार बेटा इस बेसिस पर आइसोमेरिज्म जो है वो 2 कैटेगरी में कैटेगराइज होती है। पहली हो जाती है हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरी होती है हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अगर मैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करता हूं भाई, क्योंकि देखो हमारे पास सिलेबस में अगर मैं मेनली बात करता हूं तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्लास 11th के सिलेबस में आती है। अगर मैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करता हूं तो पहले मेरे पास जो आइसोमेरिज्म आएगी वो आती है, पहली हमारे पास आती है चेन आइसोमेरिज्म, दूसरी आती है हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरी आती है चेन पोजीशन फंक्शनल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, ठीक है। चौथी आती है हमारे पास मेटामेरिज्म, पांचवी आती है हमारे पास रिंग चेन आइसोमेरिज्म, और छठी आती है हमारे पास टॉटोमेरिज्म। तो बेसिकली जो, और इसमें अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो पहले हमारे पास बच्चों आती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, दूसरा आता है हमारे पास, सेकंड आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और तीसरा अब कुछ बुक्स लिख देती हैं, और वो जो लिखती है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो पढ़ाया जाता है, जो कुछ बुक्स लिखती हैं दैट इज द कॉन्फॉर्मर्स, कॉन्फॉर्मर्स, कॉन्फॉर्मर्स। तो बेसिकली इस चैप्टर में अगर मैं बात करता हूं क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्कूल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं ये ब्लू कलर से जिन पे टिक लगा रहा हूं, एक तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4, और इधर से एक
स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 1, 2, 3, 4 और दूसरा हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, बस ये इंपॉर्टेंट है। आइए वन बाय वन मैं सबका डिस्कशन कर देता हूं, बट जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में केवल और केवल इधर से 4 और इधर से 1 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर हम बात करते हैं बच्चों तो हम वन बाय वन सबका डिस्कशन कर लेते हैं विद एग्जाम। आपको एग्जाम में आप क्वेश्चन आएगा तो कैसा आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपसे ये पूछा जाएगा, 2 कंपाउंड बना के दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, विच आइसोमेरिज्म दे शो। इस तरीके का क्वेश्चंस आता है। तो हमारे पास सबसे पहला जो आता है द फर्स्ट थिंग, अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूं तो फर्स्ट हमारे पास आता है चेन आइसोमेरिज्म। फर्स्ट क्या आता है बच्चों, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म हम पहले उसमें डिस्कशन करते हैं। चेन आइसोमेरिज्म देखो, किसी भी आइसोमेरिज्म का फर्स्ट एंड फंडामेंटल रूल अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्ट एंड फंडामेंटल रूल दैट इज द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दिस इज द फर्स्ट एंड फंडामेंटल रूल है कि आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। सेकेंड थिंग, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट भाई अब ये लेकिन क्या लगा है, इस लेकिन में क्या आने वाला है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो है बट डिफरेंट कार्बन चेन, डिफरेंट कार्बन चेन, चलिए बच्चे हम इसको ना एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एग्जाम्पल में कैसे ये डिफरेंट कार्बन चेन की बात कर रहा है। जो मैंने अभी एग्जाम्पल पिक किया था दैट इज द CH3 CH2 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 और CH3। भाई अगर मैं इसका नाम लिखता हूं तो इसका नाम लिखा जाएगा पेंटेन। मैंने एक कंपाउंड और लिया इसी का, दिस इज द A, दिस इज B मैंने लिया इसी का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा CH3 एंड CH2 एंड CH3। भाई 1 2 3 4 5, अब यहां देखो 1 2 3 4। अगर मैं नॉमेनक्लेचर नंबरिंग करता हूं तो दैट इज अ 1 2 3 एंड 4 एंड इसका नेम हो जाएगा बच्चों दैट इज अ 2 मिथाइल ये ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अगर इसका ही C एग्जांपल में पिक करता हूं दैट इज द CH3 CH3 एंड CH3 एंड CH3। अगर बच्चों में इसका IUPAC नेम करता हूं तो इसका IUPAC नेम हमारे पास हो जाएगा 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। क्या हो जाएगा, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अच्छा बेसिकली अगर आप सबके फॉर्मूले देखोगे, इसका भी देखोगे तो C5H12 निकल के, इसका भी देखोगे तो C5H12 निकल के आएगा और इसका भी देखोगे, इसका भी तो C5H12 निकल के आएगा। द फर्स्ट एंड द बेसिक क्राइटेरिया सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट चेन। तो अब मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा A, मैंने लिखा B और मैंने लिखा C। सो A और B के बीच में रिलेशनशिप क्या हो गया, चेन आइसोमेरिज्म। C एंड D के बीच में रिलेशनशिप क्या हो गया, चेन आइसोमेरिज्म। A एंड C के बीच में रिलेशनशिप क्या हो गया, चेन आइसोमेरिज्म। CI मींस चेन आइसोमेरिज्म। आई थिंक इट इज क्लियर। ठीक है, अभी किसी को भी डाउट है या किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ट्राई करूंगा। ठीक है, आपके पास हुआ पहला आइसोमेरिज्म दैट इज अ चेन आइसोमेरिज्म। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पोजीशन आइसोमेरिज्म। द सेकंड इज, if we talk about second is the position isomerism. So
पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब यार ठीक है, अब हमने चेन के साथ देखा तो पहला वही क्राइटेरिया, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मींस शॉर्टकट में लिख दिया एमएफ। एमएफ मींस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम कार्बन चेन, सेम कार्बन चेन, सेम कार्बन चेन, बट भैया लेकिन तो लगना ही है, ठीक है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम कार्बन चेन, बट हमारे पास क्या होगा, बट द पोजीशन ऑफ किसका, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, साइड चेन, functional group should be different, सब कुछ सही रहेगा बट फंक्शनल ग्रुप शुड बी डिफरेंट। अब हमारे पास अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप शुड बी डिफरेंट है, चलो एग्जाम्पल से बात करते हैं। भैया कैसे बातें कर रहे हो आप ये वाली चीज, जैसे कि एग्जाम्पल, मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, मैंने एग्जाम्पल में ए मॉलिक्यूल लिया, दैट इज द CH3 CH2 CHOH और CH3, और मैंने बी मॉलिक्यूल लिया। आप देखेंगे अगर मैं बी मॉलिक्यूल लेता हूं तो मैंने लिया CH3 CH2 CH2OH। अगर मैं इसका नाम लिखता हूं तो इसका नाम लिखा जाएगा प्रोब्यूटेन 2 ऑल। इसका नाम लिखूंगा तो ब्यूटेन 1 ऑल। बच्चे देखो, अगर बेसिकली अगर हम नाम की बात करते हैं, सॉरी कार्बन पेरेंट चेन की बात करते हैं, तो 4 कार्बन की चेन यहां पर भी है, 4 कार्बन की चेन यहां पर भी है। बट अगर हम बात करें यहां पर OH यहां पर लगा हुआ है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द पोजीशन तो 1 and 2 and 3 and 4, और यहां पर लगा हुआ है 1 2 3 and 4। तो वहां पर लगा हुआ है फर्स्ट पोजीशन पे, यहां लगा हुआ है सेकंड पोजीशन पर। चलिए एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, एग्जांपल नंबर 2। एक ए मॉलिक्यूल लिया, वो है मेरे पास दैट इज द CH3 CHCl और CH। इसकी बजाय हमने कीटोन का लेना है एग्जांपल, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3। चलिए भैया ये हमारे पास क्या हो गया, कीटोन हो गया। इसको प्रॉपर थोड़ा सा लिख देते हैं, C डबल बॉन्ड O और CH2। अगर इसी में बी एग्जांपल लेते हैं, दिस इज द ए मॉलिक्यूल, बी मॉलिक्यूल इज समथिंग लाइक CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH2 CH3। बच्चे अगर इसका नाम लिखता हूं मैं तो इसका नाम लिखा जाएगा, अगर इसकी नंबरिंग करते हैं तो दैट शुड बी द 1 2 3 4 5। इसकी नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5। अगर मैं इस एग्जांपल के साथ अगर मैं बात करता हूं, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, एंड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, हमारे पास आ जाता है ब्यूटेन 2 ऑन, और इसका नाम आएगा बच्चों, सॉरी ब्यूटेन नहीं, दैट शुड बी द पेंटेन, दैट इज अ पेंटेन, और इसका नाम आएगा पेंटेन, और 2 नहीं, दैट शुड बी द 3। इधर अगर हम लिखते हैं तो पेंटेन 2 और बेसिकली पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप बदल गई, सेम कार्बन चेन 5 और 5।
अगर सेम कार्बन की चेन रहती है और फंक्शनल ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बदल जाती है तो वो चेन हमारे पास वो पोजीशन आइसोमेरिज्म में काउंट होगा। चलिए बच्चे, अब हमारे पास हो गया ये। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट आता है बच्चों तीसरा हमारे पास, दैट इज द थर्ड वन इज द फंक्शनल आइसोमेरिज्म। बच्चों यहां पर अब चेन और पोजीशन की बात ही नहीं होगी, मतलब अगर हमने सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाए तो वो हमारे पास फंक्शनल आइसोमेरिज्म में काउंट होता है। तो हमारे पास इसके लिए अगर क्राइटेरिया लिखा जाए तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला MF बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। अब बच्चों यहां पर ना मैं कुछ कॉम्बिनेशंस लिखाता हूं आप लोगों को। मैं ऐसे 3-4 कॉम्बिनेशन लिखाता हूं जो ऑलवेज एक दूसरे के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म ही शो करेंगे, और डेफिनेटली वही शो करेंगे, आप चिंता मत करो, उन्हीं के बीच में हमेशा क्वेश्चंस बन के आएंगे। सो हमारे पास पहला ए एग्जांपल, मतलब ए लेते हैं, हम लेते हैं सबसे पहला अल्कोहल एंड ईथर्स। अल्कोहल एंड ईथर। तो बेसिकली अल्कोहल जो होता है वो होता है ROH, और ईथर जो होता है वो होता है हमारे पास RO और R'। ठीक है, तो देखो इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। हमारे पास क्या हुआ, अगर मैं इसे पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, अगर इस पेज को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और यहां पर देखना, अगर मैं इधर की बात करता हूं बेटा, तो जैसे मान लीजिए O होता है और आपके पास ऑक्सीजन के पास 2 वैलेंसी होती है। अगर इन 2 वैलेंसी में से एक वैलेंसी को मैंने केवल R यानी अल्काइल ग्रुप कार्बन चेन से सेलेक्ट किया, दैट इज R O, और दूसरे पोर्शन को H, और एक बार मैंने क्या कर दिया, इसको R O और R डैश लिख देते हैं। R डैश में भी सेम, में भी डिफरेंट, कुछ भी हो सकता है बेटा। तो जब ऐसा होगा तो इसको बोलते हैं हम अल्कोहल, और अगर ऐसा होगा तो इसको बोला जाएगा ईथर। अब आप कहोगे सर इसका एग्जाम्पल लेके बताइए। चलिए बच्चे एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। तो मेरे पास एक एग्जाम्पल आता है, दैट इज द CH3, CH2 और OH। दिस इज द अल्कोहल। अगर हमारे पास ईथर की बात करता हूं, दिस इज द कंपाउंड A बोल देता हूं, एंड दिस इज कंपाउंड B, तो दैट इज द CH3O और CH3। अच्छा खास बात देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का, अगर मैं इसकी तरफ से बात करता हूं तो 2 कार्बन या C2, कितने हाइड्रोजन, 3 और 2 5 और 1 6, H6O। अगर इसकी तरफ से बात करता हूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्रॉस चेक करो, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, है या नहीं है? हाँ जी, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट दिस इज अल्कोहल, इसे बोला जाता है अल्कोहल, एंड दिस इज द ईथर। तो दिस इज द एग्जाम्पल नंबर A की बजाय इसे रोमन में हम लिख देते हैं, रोमन में फर्स्ट। चलिए अनदर एग्जाम्पल की मैं बात करता हूं। अगर मैं रोमन में 2 स्टार्ट करता हूं, पहले मैं पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि सेकेंड, अगर मैं सेकेंड की बात करता हूं, सेकेंड एग्जाम्पल, तो दिस इज द एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या होता है बच्चों? एल्डिहाइड एंड कीटोन। बेसिकली आपके पास ये ग्रुप मैंने लगाया, अब ये ग्रुप कहीं पे लगा, इसके इधर उधर ग्रुप बात करते हैं, तो दिस ग्रुप इज नोन एज ए कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोला जाता है बच्चों इसे? कार्बोनिल। एल्डिहाइड कीटोन ही है कार्बोनिल के एग्जाम्पल, कार्बोक्सिलिक एसिड इज नॉट द कार्बोनिल, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगर इसके दोनों साइड्स पे अगर R लगा देते हैं, सॉरी एक साइड पे R और एक साइड पे H, तो ये होगा एल्डिहाइड
अगर दोनों साइड पर इसके R लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए, RC डबल बॉन्ड O और R डैश लगा दो, इट मे बी सेम इट मे बी डिफरेंट, तो दैट विल बी दैट इज नोन एज ए कीटोन। पॉइंट क्लियर? आप कहोगे सर अभी नहीं आया समझ में भाई, क्या समझा दिया पता ही नहीं चला। तो मैं एक एग्जाम्पल लेके बात करता हूं। क्या बात करता हूं? एक एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से बेस्ट थिंग नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो, उसका एग्जाम्पल या उसका क्वेश्चन ना सॉल्व करो और ना हो पाए तो फायदा क्या है उस कॉन्सेप्ट का। भाई आपको अल्टीमेटली एग्जाम में आंसर लिखना है, आपसे कोई पूछेगा ही नहीं कि भैया कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करो वर्ड्स में, सब जगह कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन पूछा जाता है। अब चाहे स्कूल, अब आइए चलिए मैंने एक एग्जांपल लिया, दैट इज द CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, दिस इज A, इसको मैं बोलूंगा एल्डिहाइड। अगर मैं B एग्जांपल लेता हूं तो दिस इज नोन एज ए CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, दिस इज नोन एज ए कीटोन, दिस इज नोन एज ए कीटोन। आप सबको क्लियर हुआ? ये चीज क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी कीटोन। भाई एक दूसरा एग्जांपल हमारे पास हो गया, एल्डिहाइड एंड कीटोन आर द फंक्शनल आइसोमर्स। तीसरा आपको जो याद रखना है दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। बेसिकली अगर मैं C डबल बॉन्ड O और O, ये इस फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा हूं, अगर हमारे पास C डबल बॉन्ड O और ये फंक्शनल ग्रुप है, अगर मैंने इसके इस एरिया में R और उस एरिया में H लगा दिया तो ये कहलाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड अगर हमारे पास इधर एरिया में भी R C डबल बॉन्ड O और R डैश, अच्छा R डैश मीन्स सेम और डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हो सकता है, मैं कई बार बोल रहा हूं, R डैश एंड R में बी सेम, R डैश में भी अलग, दिस इज एस्टर। ये क्या कहलाता है? एस्टर कहलाएगा। चलिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो बच्चे एग्जाम्पल में हमारे पास दैट इज द CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH, दिस इज नोन एज ए कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर हमारे पास बात करते हैं, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, और हमारे पास जो दूसरा एग्जांपल आता है दैट इज द CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। आप देखोगे 1 2 3 3 कार्बन, 1 2 3 3 कार्बन, तो दिस इज द एस्टर, दिस इज द एस्टर। चलिए होमवर्क में, आपने कई बच्चों ने कमेंट किया था, होमवर्क में इसका IUPAC नेम लिखेंगे, IUPAC नेम, और जो बच्चा कमेंट करेगा मैं उसको रिप्लाई करूंगा। जो भी वीडियो देखे इसका IUPAC नेम लिखिएगा, इसका IUPAC नेम मैं आपको कमेंट में बताऊंगा। चलिएगा, ठीक है। क्या सर और भी है कोई एग्जाम्पल? बच्चे एक एग्जाम्पल और लिखाता हूं क्योंकि NCERT क्लास 12th में उसके बारे में बात करती है। एक एग्जाम्पल मेरे पास और आता है, दैट इज द एमाइंस। दिस शुड बी द थर्ड की बजाय दिस शुड बी द थर्ड, एंड दिस एग्जाम्पल शुड बी द फोर्थ वन। ये क्या होगा? दिस नंबर इज फोर्थ नंबर। बच्चे हमारे पास नाइट्रोजन के पास 3 वैलेंसी होती है फ्री। भाई अमोनिया में अगर HHH, अब इन H की जगह कुछ और चीजें लग जाएं, अब इन H की जगह पर अगर हमारे पास एक बार मैंने R ग्रुप लगाया, NHH, एक बार मैंने क्या कर दिया, 2 बार मैंने R ग्रुप लगा दिए और H, R डैश कर देते हैं।
R डैश और R में बी सेम, R डैश और R में बी डिफरेंट। एक बार हम क्या कर देते हैं, R डबल डैश, R सिंगल डैश और R। बच्चे नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी में से एक वैलेंसी अगर एक कार्बन ग्रुप से कनेक्टेड है, चाहे वो फिर वो कार्बन कितनों से कनेक्टेड है हमें मतलब नहीं है, पर नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी में से एक वैलेंसी अगर कार्बन से कनेक्टेड है तो दिस इज नोन एज ए प्राइमरी एमीन। क्या बोला जाता है, प्राइमरी एमीन या 1 डिग्री एमीन। ठीक है, अगर दो कार्बन नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी, 3 वैलेंसी में से 2 वैलेंसी हमारे पास R ग्रुप से कनेक्टेड है तो दिस इज नोन एज ए सेकेंडरी एमीन। और सेकेंडरी एमीन्स है तो इसे बोला जाता है 2 डिग्री एमीन। दिस इज द टर्शरी एमीन या 3 डिग्री एमीन, यह ऐसे बोला जाता है 3 डिग्री एमीन। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन्स आर फंक्शनल आइसोमर्स विद ईच अदर। एक छोटा सा नोट लिख लेते हैं हम अगले पेज पर, एक छोटा सा नोट। वैसे भी उसी के अंदर लिखा रहा तो समझ जाओगे। 1 डिग्री, 2 डिग्री and 3 degree amines are functional isomers with each other, तो भाई एग्जाम्पल क्या आएगा, एग्जाम्पल मेरे पास एक आता है CH3, CH2, CH2 and NH2. This is A. B, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखना है, CH3, CH2, NH और CH3 एंड C हमारे पास C आता है, दैट इज द CH3N, CH3 and CH3. This is a 1 degree amine, this is a 1 degree amine, this is the 2 degree amine and this is the 3 degree amine. I think इस तरीके से आपको amine क्या है, कैसे वो कैटेगराइज होती है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चे हम अगले उस पर बात करते हैं। अरे क्वेश्चन आ गया, नहीं क्वेश्चन से पहले हमें कुछ और चीजें भी सीखनी है। हमने पहली आइसोमेरिज्म की बात कर ली, दैट इज द चेन आइसोमेरिज्म, दूसरी पोजीशन, तीसरी हमने फंक्शनल आइसोमेरिज्म की बात कर ली। अब हम चौथे के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज द 4th वन, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म बेसिकली सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, same molecular formula, but भाई लेकिन तो सभी में जुड़ जा रहा है, यहां का लेकिन क्या है, what is but here, but different alkylation on both side of the functional group, अच्छा बच्चों एक खास बात, इसमें फंक्शनल ग्रुप ऑफ मतलब शुड बी सेम, फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम ऑफ द 2 कंपाउंड्स, फंक्शनल ग्रुप should be same, functional groups should be same. Like example, भाई अभी समझ नहीं आया सर ये alkylation क्या मतलब है, alkylation का, wait and watch। मैंने पहले बोला था कि आपको एग्जाम्पल को जरूर अंडरस्टैंड करना है, एग्जाम्पल से चीजें बहुत क्लियर, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और एग्जाम्पल्स, ठीक है।
तो हमारे पास एक ए कंपाउंड है, दैट इज द CH3 CH2 CH2O एंड CH3। बी कंपाउंड है मेरे पास CH3 CH2O एंड CH2 एंड CH3। बेसिकली 1 2 3 और O फिर देन CH3, यहां 3 कार्बन की चेन 1 कार्बन की चेन, जबकि तुम इसमें आओगे 2 कार्बन की चेन 2 कार्बन की चेन। इसमें और इसमें ऑक्सीजन के इधर और इधर एल्काइलेशन क्या हो गया है, बदल गया है। दोनों साइड ऑक्सीजन के ऊपर वाले कंपाउंड में 3 और 1 का हिसाब किताब था, यहां 2 और 2 का हिसाब किताब है, और दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे तो 1 2 3 4 C4H, 3 और 3 6 4 10 H10O। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे तो C4H10O, और दोनों ही ईथर हैं, दोनों ही ईथर हैं। भैया अल्कोहल भी बन सकता था इन फॉर्मूले से, बट हमें ईथर है तो दोनों ही ईथर में बात करनी है। अच्छा, ऐसे और किस किस में मिल सकता है एग्जाम्पल ऐसा? अगर मैं ऐसे एग्जाम्पल की बात करता हूं, चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हमने अगर ऐसे ही सेम एग्जाम्पल की बात करनी है तो जैसे कि अटेम्प्ट करते हैं 2 डिग्री एमीन में। 2 डिग्री एमीन के अंदर, यानी कि अगर हम बात करेंगे CH3 CH2 NH और CH2 और CH3, या दूसरा एग्जाम्पल अगर हम इसका A, तो दूसरा मॉलिक्यूल क्या बनाएंगे, CH3 CH2 CH2 NH और CH3। ठीक है, तो हमारे पास दोनों, दिस इज ऑल्सो 2 डिग्री एमीन, नाइट्रोजन की वास वैलेंसी, दिस इज नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन 2 कार्बन कनेक्टेड है, तो 2 डिग्री एमीन से कनेक्टेड है। ठीक है, 2 डिग्री एमीन से कनेक्टेड है। क्या सर और कहीं पे पॉसिबिलिटी है? क्या और कहीं पे पॉसिबिलिटी है? यस बेटा है। अगर हम देखते हैं तो कीटोन के अंदर हम ये चीज देख सकते हैं। कीटोन के अंदर एक एग्जाम्पल हमने लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2। एक अनदर एग्जाम्पल हम लेते हैं बच्चों, दैट इज द CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 एंड CH3। बेसिकली यहां पर आप देखेंगे 2 एंड 2 का हिसाब किताब है, 1 एंड 3 का हिसाब किताब है। भाई मेन फंक्शनल ग्रुप तो यही था। तो आप कहोगे सर सेम एग्जांपल, आपका एक दिमाग दौड़ेगा, सर थोड़ी देर पहले सेम एग्जांपल आपने पढ़ाया था। सो अब क्या हो भाई, अगर हम बात करते हैं तो नोट करके आता है, पर नोट कीटोन कैन शो, कीटोन shows both position as well as metamerism, अब मैं आपको, बट अगर दोनों ऑप्शन में आए, ऐसा कुछ हो जाए, तो कीटोन शो हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, कीटोन कैन शो बोथ मेटामेरिज्म एज वेल एज, हमारे पास मेटामेरिज्म भी लिखा है ना, मेटामेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म, बोथ पोजीशन आइसोमेरिज्म, position isomerism as well as metamerism, but preferentially we consider, अगर हमें we have to choice, अगर we have to choose, तो we will choose the हमारे पास position isomerism। पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों? सो अभी तक मैं समराइज करता हूं, अभी तक हमने 4 चीजें पढ़ी। हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म पढ़ी, पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ी, और पोजीशन आइसोमेरिज्म के बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, चौथा पढ़ा मेटामेरिज्म। एनसीईआरटी में हमारे पास यहीं पर लिमिट लग जाती है।
हम बाकी चीजें जो है, अगर आप बात करते हो बाकी आइसोमेरिज्म की, बाकी आइसोमेरिज्म आप जो है अभी हमारे पास मतलब नीट की एक अलग सीरीज इसी सेम चैनल पे चल रही है, अगर आपको पढ़ना है तो उस सीरीज में इस चीज के बारे में पढ़ाया जाएगा। पर क्या सर बस यहीं तक हो गया? नहीं बच्चे, अभी ना हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और आता है। तो हमारे पास आपको मैंने बताया था कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। दो कैटेगरी में से एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो पहले तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म है क्या चीज? स्टीरियो आइसोमेरिज्म बेसिकली, इसकी डेफिनेशन हमारे सिलेबस में वैसे नहीं है, एनसीईआरटी के हिसाब से अभी नहीं है, 12वीं में हमारे पास 12th में आता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म कंपाउंड्स, टू कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम कनेक्टिविटी, मींस कार्बन पे जितनी चीजें कनेक्टेड है सेम ही कनेक्टेड है दोनों मॉलिक्यूल में, बट द डिफरेंट ओरिएंटेशन या डिफरेंट स्पेशल स्पेस में। भाई एक में अगर OH इधर है तो दूसरे में OH उधर होगा, या इधर है तो दूसरे में इधर होगा, मतलब बस कनेक्शंस अलग अलग हो जाए, डायरेक्शन अलग हो जाए, कनेक्टेड उसी कार्बन से होंगे दोनों केस में, पहले मॉलिक्यूल में भी और दूसरे मॉलिक्यूल में। अगर OH कनेक्टेड है तो उसी कार्बन से कनेक्टेड होगा, बट स्पेस में अरेंजमेंट अलग हो जाएगा। तो चलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो यहीं पर बात कर लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, MF लिख देते हैं शॉर्टकट, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट due to and special different spatial arrangement and इसमें एक नोट है, different spatial arrangement should arise due to the different spatial arrangement should arise due to the restricted rotation, ड्यू टू द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब यार रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मींस जैसे मान लो इस पे मॉलिक्यूल है, आप इसको रोटेट करते सकते हो, मतलब इस पे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को आप कहीं पर भी कैसे भी इधर से उधर रोटेट कर सकते हैं। बट यही अगर डबल बॉन्ड आ जाए, भाई अगर आपके पास दो मॉलिक्यूल ऐसे आ जाए, ठीक है, दो पेन आपने पकड़ लिए, अगर आपके पास दो पेन आ जाए तो आप इसे ऐसे पकड़ के रोटेट नहीं कर पाओगे। जबकि सिंगल पेन रहेगा तो आप क्या करोगे, कितना ही आप उसे रोटेट कर लो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप कितना भी रोटेट कर सकते हो उसको, ठीक है, आप कितना मन मर्जी रोटेट कर सकते हो। तो यार ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला फंडा है। चलो ठीक है, इसे अप्लाई करते हैं। कैसे हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं? तो इसमें जो मेनली हमारे उसमें है सिस, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म इन, अब इसकी बात करते हैं इन एल्कीन, सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन। अच्छा, एल्कीन से पहले अगर मैं बात करूं पीछे वाले में, तो ये जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है
ड्यू टू द डबल बॉन्ड और साइक्लिक रिंग, ड्यू टू द डबल बॉन्ड और साइक्लिक रिंग, इसकी वजह से रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्रिएट होगा। चलिए आइए इसमें बात करते हैं। तो हमारे पास सिस एंड एल्कीन, या हम इसी को बोलते हैं सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब इसमें कैसे देखना है, इसमें सबसे पहले ए, अगर हमारे पास कब कब अराइज होगी कब कब नहीं होगी, इसको ध्यान देना है। जैसे हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी है और इससे मैंने क्या कनेक्ट कर दिया है, दिस इज द ए, दिस इज ए, इस पे 4 वैलेंसी मैंने ऐसे क्रिएट करी, दैट इज द ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी। आपको जो चेकिंग करनी है ना, आपको बस सिंपल इतना करना है, डबल बॉन्ड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। कैसे? आपको ऐसे डबल बॉन्ड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। अगर आप इस डबल बॉन्ड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ए और ए, ये जो ए है, ये ए और ए एक साइड पे मिल जाए डबल बॉन्ड के इस पैरेलल लाइन के, तो दिस इज नोन एज ए सिस। इस नहीं, सिस। दिस इज, अरे ये कैसे बन जा रहा है, दिस इज नोन एज ए सिस। अगर यही एग्जाम्पल हमारे पास ऐसा हो जाए कि सी डबल बॉन्ड सी, दिस इज 4 वैलेंसी मेरे पास अवेलेबल है, ए ऊपर बन जाए, इसका ए नीचे, यहां पर बी, दिस इज बी, तो आप यहां पर हमारे पास जो पॉसिबल अरेंजमेंट होगा, आप, मैंने बोला था कि आप बस डबल बॉन्ड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए। अगर आपके पास ए और ए अपोजिट डायरेक्शन में मिल जाएं, तो दिस इज नोन एज ए ट्रांस, या फिर बी और बी मिल जाए, तो दिस इज नोन एज ए ट्रांस। ये हमारे पास क्या बोला जाएगा, ट्रांस। अच्छा बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, दिस इज नोन एज ए सिस। इस लग रहा है, फिर से कोई नोट्स देखेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो सिस। अगर यही एग्जाम्पल मैंने क्या ले लिया है, बी, अगर यही मैंने बी एग्जाम्पल लिया बेटा, तो बी एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आएगा, सी डबल बॉन्ड सी और हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी। अच्छा, इस बार मैंने क्या लिया, ए ए, बी और डी, दिस इज ए ए, बी और डी। इस बी और डी के रिस्पेक्ट में, इस बी नहीं, इस ए और ए के रिस्पेक्ट में ये मॉलिक्यूल कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, दिस इज नोन एज ए सिस, दिस इज नोन एज ए सिस, और दिस इज नोन एज ए ट्रांस। चलिए आइए हम और बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसके बारे में, और कब कब क्या कैसे कैसे कहलाएगा। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों, हमारे पास एक एग्जाम्पल और लेते हैं। दिस इज एग्जाम्पल नंबर क्या था हमारे पास, अगर हम बात कर रहे थे, तो दिस इज ए बी एंड नाउ हमने लिया सी। सी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो अगर हमारे पास कंपाउंड ऐसे करके आता है, ये केस है ए ए ए और बी। अगर कभी ऐसा केस आए तो नो सिस नो ट्रांस, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स, इसके कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होंगे, बस वन एंड ओनली यही होगा। अगर हमने केस लिया डी, मेरे पास सी डबल बॉन्ड सी और यहां पर आता है ए ए ए और ए। सिमिलरली नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, नो ज्योमेट्रिकल
आइसोमर्स, इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होंगे। अच्छा, सी के बाद अगर एक केस मैं ये लेता हूं, क्या मैंने सी, हमने केस लिया, हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो दिस इज द, हमारे पास आता है दैट इज द ए बी सी एंड डी। अगर मैं इसकी बात करता हूं एंड दिस इज द डी, तो इसके सिक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। एंड ई एंड जेड सिस्टम विल यूज टू डिफरेंशिएट, आप कहोगे सर ये कौन सी बला आप बता रहे हैं। बच्चे टेंशन मत लो, हमारे सिलेबस से, हमारे एनसीईआरटी स्कूल लेवल से ये बाहर है। बस इतना ध्यान रखना है, अगर चारों ग्रुप अलग हो जाएंगे तो 6 पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। बस अपने दिमाग में इतना सेट रखना है आपको। ये 12th क्लास का एक वैसे क्वेश्चन है, बट अभी की जरूरत हमें नहीं है। जब 12th क्लास में अल्काइल हैलाइड मतलब हेलो एरीन्स एंड हेलो एल्केन्स पढ़ते हैं, तो वो क्या करते हैं, इन डबल बॉन्ड के चारों तरफ क्या कर देंगे, हमारे पास ये ऐसे लगा देंगे। वैसे तो इसके ना मतलब ऐसा होता है कि 3 और 3 बनते हैं, मतलब टोटल अगर मैं बात करता हूं तो मैं आपके पास इसके ऐसे करके बनेंगे। एक इसका भी 3 बने, इसके 3 बनेंगे, इनके 3 बनते हैं, इसके 3 बनते हैं, और यही हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी, और ये अरेंजमेंट आता है दिस ए बी सी एंड डी, इसके भी 3 बनते हैं। तो टोटल कुल मिला के C2 A B C D के कुल मिला के 6 आइसोमर्स होते हैं। मीन्स 3 ये और 3 ये, ऐसे मिला के 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। फिलहाल अभी ज्यादा नहीं सोचना है, बस इतना ध्यान रखना है, अगर C2 A B C D करके कोई एग्जांपल पूछते हैं तो यू हैव टू रिमेंबर 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं, बस दैट्स ऑल। चलिए बच्चों, यहां पर हमारे सिलेबस में जितनी जरूरत की आइसोमेरिज्म है वो हमने पढ़ ली। यहां पर हमारी तरफ से आइसोमेरिज्म फॉर स्कूल लेवल पर यहां पर एंड होती है। क्या अगर हमारे पास स्कूल लेवल पे एंड तो हो गई, आप कहोगे सर क्या हम कोई क्वेश्चन कर सकते हैं? आपका एनसीईआरटी का ही मैंने क्वेश्चन पिक कर लिया। देखो ये है हमारे पास 1 2 3 4 5, और ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। तो इस वाले ऑप्शन में हमारे पास ये दिखाएगा पोजीशन एंड मेटामेरिज्म, और प्रेफरेंशियली किसको सेलेक्ट करना है? पोजीशन को। यहां पर देखो डबल बॉन्ड के अलोंग आपने एक लाइन ड्रॉ करी, आपने क्या करा, डबल बॉन्ड के अलोंग एक लाइन ड्रॉ कर डी, डी और डी एक साइड है तो दिस इज द स्ट्रांस, सिस लिख दिया मैंने, स्ट्रांस। और अगर डी और डी एक साइड है तो दिस इज द सिस। ये आप ही के एग्जांपल्स, आप ही के उससे एग्जांपल पिक किए हुए हैं मैंने। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर भी शायद डला होगा, ये पुरानी वाली एनसीईआरटी के हिसाब से है 12.15। भाई मेरे पास जो पीडीएफ पड़ी हुई थी वो पुरानी वाली एनसीईआरटी की पड़ी हुई थी, उसी पीडीएफ से मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, उसको मैंने यहां पेस्ट करा, पेस्ट करने पर 12.5। फिलहाल यहां पर इसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूं। आपको अगर कोई डाउट आए तो जब आप कमेंट में लिखें तो आप या तो टाइमिंग लिख देना या फिर क्वेश्चन नंबर 1 की नाम से लिखिएगा। या तो आप टाइमिंग लिख दीजिएगा, ज्यादा बेटर रहता है, सीधे टाइमिंग पे पहुंचकर डाउट क्वेश्चन देख लिया जाएगा, डाउट समझ देख बता दिया जाएगा आपको, ठीक है, चलिएगा। अब भैया जो आज के, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर, आज के लेक्चर का पहला पार्ट ये हो गया। अब जो सेकेंड पार्ट है बेटा, इस सेकेंड पार्ट में हमें क्या समझना है? एक्चुअली इस सेकेंड पार्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं बनते हैं, पर इस सेकेंड पार्ट का कॉन्सेप्ट इफ यू डोंट नो तो फिर ऑर्गेनिक समझना बड़ा मुश्किल काम है। मतलब आज से अभी आयुपैक नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा वीक होगा, चलेगा, थोड़ा सा वीक, बहुत ज्यादा नहीं कि पता चला कुछ आता ही नहीं है। आयुपैक नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा वीक होगा, चलेगा, बट ये वीक हो गया
तो नहीं चलेगा बेटा। ये समझ लो पूरी ऑर्गेनिक का बेस है यहां पर। तो हेडिंग क्या है? फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। भैया हमें हाइड्रोकार्बन पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़नी है या नहीं पढ़नी है? जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़नी है तो उसके लिए ये चीज जरूरी है। इसमें बेसिक सा फंडा क्या होता है? हमारे पास एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा? एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ज्यादा बेटर वर्ड होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन हम कराएंगे तो एक बन के आएगा हमारे पास इंटरमीडिएट। क्या बन के आएगा बच्चों? इंटरमीडिएट। फिर इसी इंटरमीडिएट से हमें क्या मिलेगा? प्रोडक्ट। क्या मिल के आएगा? प्रोडक्ट। और यही प्रोडक्ट क्या होगा? इसी से हमें साइड प्रोडक्ट भी मिल के आएंगे। क्या होगा? साइड प्रोडक्ट। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अकेला तो भैया रिएक्ट करेगा नहीं, इसके लिए अटैकिंग रिएजेंट भी होंगे। अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग वर्ड समझ के ये मत समझ लेना दो देशों का युद्ध चल गया, लड़ाई चल गई, नहीं। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेसिकली इसे बोला जाता है सबस्ट्रेट। क्या बोला जाता है? सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट दो तरीके के हो सकते हैं। एक न्यूक्लियोफिलिक। क्या हो सकता है? एक न्यूक्लियोफिलिक, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक। अटैकिंग रिएजेंट भी बच्चों दो टाइप के मेनली हमें, अगर हम इसकी बात करते हैं एनसीईआरटी की, मैं एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूं। अगर मैं अटैकिंग रिएजेंट की बात करता हूं तो एक होता है न्यूक्लियोफाइल और एक होता है इलेक्ट्रोफाइल। अगर मैं अटैकिंग इंटरमीडिएट की बात करता हूं तो हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से, वैसे तो कई सारे हैं, अगर हमें जो डिस्कस करने हैं वो डिस्कशन में हमें रखना है। अगर हम बात करते हैं तो एक तो रखना है कार्बोकेटाइन, एक रखा जाएगा कार्बोकेटाइन, दूसरा रखा जाएगा कार्ब एनायन या कार्बन आयन, तीसरा रखा जाता है बच्चों फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। अब हमें इनको समझना है कि ये चीज, ये टर्मिनोलॉजी क्या है, कैसे है, क्या बन रहा है। अब एनसीईआरटी या वैसे भी बेसिकली देखो, अटैकिंग रिएजेंट और ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब आपको रिएक्शन को देखकर आप ये नहीं आइडेंटिफाई, मतलब कई रिएक्शन में आइडेंटिफाई हो जाएगा, कई रिएक्शन में आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कभी अटैकिंग रिएजेंट एज ए सबस्ट्रेट बन जाएगा, कभी सबस्ट्रेट एज ए अटैकिंग रिएजेंट बन जाएगा। आप कहोगे सर समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया, तो सब्र रखो, वेट करते हैं। आप चले देखते हैं हमारे पास क्या आता है। सबसे पहले हम उससे पहले क्या होता है, फिशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को समझते हैं कि पहले कोवेलेंट बॉन्ड टूटता कैसे। पहले कोवेलेंट बॉन्ड टूटना समझेंगे, देन मैं फिर उसके बाद उस चीज पे आऊंगा, क्योंकि जब तक कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे नहीं तब तक रिएक्शन होगी नहीं। क्योंकि भैया रिएक्शन का बेसिक फंडा क्या है? पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ कोवेलेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो हमारे पास फिशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड दो टाइप की होती है। एक होती है होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, दूसरा होता है हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो सबसे पहले हम हेडिंग स्टार्ट करते हैं होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से। सबसे पहले हमने क्या हेडिंग स्टार्ट करा? होमोलिटिक बॉन्ड
क्लीवेज। बेसिकली क्या है, सपोज इट मेरे पास एक कंपाउंड है दैट इज द Br सिंगल बॉन्ड Br। अगर मैंने इससे हीट या सनलाइट HNu और हीट मींस अच्छा खासा एनर्जी मैंने इसको प्रोवाइड करा, तो बेसिकली अब देखना बॉन्ड के एरो को बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि वो यहीं पर समझाना है आपको। जो बॉन्ड का एरो है कि कैसे तोड़ा जाता है, ये एरो आपको हमेशा ध्यान रखना। आपने अगर ऐसा किया तो हुआ क्या होगा कि जब ये कोवेलेंट बॉन्ड बना होगा तो एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास इसके थ्रू आया होगा Br का, एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास दूसरे Br का आया होगा। दोनों Br का एक एक इलेक्ट्रॉन यूज होके ये बॉन्ड बना होगा। इस बार हमने क्या करा, हमने क्या कर दिया कि अगर हम बात करते हैं, हमने इस बॉन्ड को HNu और हीट, मैंने इस बॉन्ड को इसको दिया ऐसे, मतलब जिसका जो हिस्सा था Br की तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बना था, उस Br को उसका हिस्सा, दूसरे Br को दूसरे के Br का हिस्सा मैंने दिया और बॉन्ड को तोड़ दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाया जाता है तो हाफ एरो मींस उसका जो दो ऐसे कर्वनेशन होता है उसका बस केवल एक हाथ बनाना होता है हमें। तो आपके पास Br के पास ऐसे करके एक प्लस दूसरा Br ऐसे करके एक। जनरली दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हीट। जनरली इट अकर्स in the presence of sunlight and heat. ड्यू टू द, अगर मैं बात करता हूं ड्यू टू द होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, होमोलिटिक bond fission, radical will form. रेडिकल विल फॉर्म। इसकी वजह से जनरली क्या बनता है बच्चों, रेडिकल बनता है। ठीक है, रेडिकल हमारे पास बन गया, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन समझ में आ गया। सेकंड आता है बच्चों हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन या क्लीवेज। जैसे सपोज इट मेरे पास एक कार्बन और यहां पे कोई कंपाउंड X कनेक्टेड है। राइट नाउ X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो मैं अब ये बॉन्ड तोड़ना चाहता हूं, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होने की वजह से जो ये इसके बॉन्ड थे इसको ये अपने पास ले जाएगा, इलेक्ट्रॉन सॉरी बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको X अपने साथ ले जाएगा। ले जाने की वजह से ठीक है, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और प्लस यहां पर X पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। दिस इज द कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन ये क्या टर्म है, मींस ऐसा कंपाउंड या ऐसी चीज जिसपे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आए वो क्या कहलाएगी, कार्बोकैटायन कहलाएगी। और वो कार्बन जो है मतलब हाइड्रोकार्बन के कार्बन पे बेसिकली बात करी जाए उसके पास। दूसरी चीज हमारे पास जो आता है, अगर यही बॉन्ड हमारे पास CZ, अब कुछ ऐसा हुआ कि यहां पर ऊपर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X। यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Z। भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अब कार्बन की ज्यादा है, यानी Z डेफिनेटली कोई मेटल रहा होगा, ज्यादातर केस में मेटल ही मिलेगा।
तो इसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन इधर की साइड टूटेंगे। जब इलेक्ट्रॉन इधर की साइड टूटेंगे तो हमारे पास क्या बन के आएगा, हमारे पास बन के आएगा C और इस नेगेटिव प्लस हमारे पास क्या बन के आएगा Z पॉजिटिव। दिस इज नोन एज ए कार्ब एनायन। ड्यू टू बिकॉज ऑफ हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन, या तो कार्बोकैटायन बन के आएगा या तो कार्बन आयन बन के आएगा। ये चीज ध्यान रखनी है। अब हमारे पास मेन आता है अगले, ये तो हो गया हमारे पास क्या चीज हो गई बच्चों, दिस इज बेसिकली द बॉन्ड फिशन। सेकेंड थिंग आता है हमारे पास, दिस इज द, अगर हम सेकेंड थिंग की बात करते हैं तो दैट इज द सबस्ट्रेट। ठीक है, दैट इज द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट में सबसे पहले आता है जो टर्मिनोलॉजी के हिसाब से न्यूक्लियोफिलिक सबस्ट्रेट। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक, इस नाम का मतलब क्या है? इस नाम का मीन्स होता है, अगर मैं इस पर्टिकुलर वर्ड के लिए जाऊं तो दिस इज द न्यूक्लियस लविंग। इसका पर्टिकुलर मीनिंग क्या हुआ? न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग, तो ये न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, अ ग्रुप ऑफ कार्बन एटम विच अट्रैक्ट द न्यूक्लियस टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ कार्बन एटम विच अट्रैक्ट, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, विच अट्रैक्ट the positive charge or nucleus. Let's suppose, या एग्जाम्पल, आपके पास एल्कीन होगा और बेंजीन होगा। These two are the famous example of famous example of nucleophilic substrate। क्यों? क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसके पास भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ये क्या करेगा? न्यूक्लियस को अपने पास अट्रैक्ट करेगा। बच्चों दूसरा आता है, सेकंड थिंग आती है हमारे पास, अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड एग्जांपल हमारे पास आता है, दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सबस्ट्रेट। इलेक्ट्रोफिलिक सेकंड आएगा, सेकंड आता है इलेक्ट्रोफिलिक, एक सेकंड रुको, गायब होने लग रहा है ये, दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सबस्ट्रेट। अगर मैं इस नाम का मतलब जाता हूं तो इट इज मीनिंग इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग। अब इलेक्ट्रॉन को कौन लव करेगा? जिसके पास पॉजिटिव सेंटर होगा। ठीक है, सो ग्रुप ऑफ कार्बन एटम विच हैव group of carbon atom which have positive center and attract the electron rich species. Let's suppose I'm taking an example. मैंने बोला CH3, CH2, CH2 और Cl। बच्चों होगा क्या? इस पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल नेगेटिव।
तो इसका ये पोर्शन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन सीकिंग है. दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक. तो यानी कि बेसिकली ये वाला जो एरिया हो जाएगा ये हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सबस्ट्रेट की तरह बिहेव करेगा. भाई ग्रुप ऑफ कार्बन एटम ही तो है, ठीक है. तो अब यहां पर एक नोट, ऑलमोस्ट ऑल कंपाउंड, ऑल फंक्शनल ग्रुप, जिस पे फंक्शनल ग्रुप है, ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव द फंक्शनल ग्रुप विल बिहेव एज, मतलब फंक्शनल ग्रुप लाइक COOH, OH, CHO, एनीथिंग. तो ऑलमोस्ट ऑल, ऑलमोस्ट मैंने बोला सारे, ऑलमोस्ट ऐसा नहीं कि तुम 100% ही कर दो, ऑलमोस्ट में थोड़ी सी गुंजाइश रहती है, मीन्स थोड़ा सा रहता है स्पेस. ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड which have functional group will behave as electrophilic substrate. Will behave as a electrophilic substrate. ओके, अब हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सबस्ट्रेट हो गया. चलो अटैकिंग रिएजेंट की बात आती है. अटैकिंग वर्ड क्यों लिख रहे हैं बार बार? दैट मीन्स ओनली रिएजेंट, ठीक है, दैट शुड बी ओनली रिएजेंट. रिएजेंट भी बेसिकली अगर हम डिवाइड करते हैं तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. पहला न्यूक्लियो, मिटना शुरू हो गया है, ठीक है. सो न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे NU-. सो अब यहां पर हम ना, कार्बन जरूरी नहीं है, कार्बन बोलना वर्ड जरूरी नहीं है, यहां पर कुछ भी हो सकता है. बस सबस्ट्रेट के केस में जनरली कार्बन वाले एरिया को, या कार्बन मतलब वो सबस्ट्रेट, वो ऑर्गेनिक का मॉलिक्यूल जो कार्बन प्रोवाइड करे, उसमें हमारे पास आता है. तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल जो है इसे न्यूक्लियस लविंग या पॉजिटिव चार्ज लविंग ऐसी स्पीसीज, या अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज को कौन लव करेगा? बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज. बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो होंगी वो हमारे पास एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेंगी. एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले ए एग्जाम्पल, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल. अगर मैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल की बात करता हूं तो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने बोला H2O, इसमें ऑक्सीजन पे लोन पेयर है. जैसे अमोनिया, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है. जैसे कि ROH, अल्कोहल, उस पर लोन पेयर है. जैसे कि RNH2 लोन पेयर है. जैसे कि ROR लोन पेयर है, ETC. इतने एग्जाम्पल बहुत हैं. ये तो हो गया न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल. बढ़िया. ए आया एग्जाम्पल में, बी निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, निगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल. अगर निगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं हम, सो एग्जाम्पल के तौर पर लाइक OH-, लाइक X-,
अच्छा X माइनस में क्या आएंगे, F माइनस आएगा, Cl माइनस आएगा, Br माइनस आएगा, I माइनस आएगा, लाइक RO माइनस, लाइक NH2 माइनस। भैया जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे वो लगभग सब ऐसे होंगे। अच्छा इसी में बी में एक कैटेगरी आती है एम्बीडेंट, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल बेसिकली निगेटिव हो या कुछ भी हो, मतलब निगेटिव में भी आ सकती है, न्यूट्रल में भी। ज्यादातर हमारे पास जो केस आने हैं दो ही केस में डिस्कस करूंगा, दैट इज अ निगेटिव में, दैट इज अ CN माइनस, भाई CN माइनस और NO2 माइनस। ऐसा क्यों, इसके पास दो सेंटर हैं, एक इस धर से भी डोनेट कर सकता है और एक इधर से भी, मतलब यहां से भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है और यहां से भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। एम्बीडेंट बेसिकली टू सेंटर्स जिसके थ्रू न्यूक्लियोफाइल की तरह वो काम कर सके। सिमिलरली अगर इसका स्ट्रक्चर बनाते हो तो N डबल बॉन्ड O, नहीं ये नहीं आएगा, नहीं यही आएगा O नेगेटिव। लोन पेयर एक ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है और एक ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। तो दो सेंटर होने की वजह से दीज आर नोन एज ए एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। चलिए बच्चे, अभी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब आती है बात इलेक्ट्रोफाइल। दिस इज अ सेकेंड टर्म दैट इज द, नहीं अभी हमने नंबरिंग कैसे चल रहे थे, अगर हम बात करें वन और ठीक है, हाँ यस। सेकेंड इज द इलेक्ट्रोफाइल। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन जो होता है इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज द E प्लस, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग या नेगेटिव चार्ज लविंग स्पीसीज या नेगेटिव चार्ज लविंग स्पीसीज। हाँ जी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लविंग, नेगेटिव चार्ज लविंग, हाँ ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन लविंग, नेगेटिव चार्ज लविंग स्पीसीज, या फिर हैविंग अ पॉजिटिव, मतलब स्पीसीज विच हैव द वैकेंट ऑर्बिटल, स्पीसीज which have the vacant orbital, which have the vacant orbital। सो एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में मीन्स हमारे पास अगर मैं बात करता हूं पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल यानी कि E प्लस। सो एग्जाम्पल में जितने भी हेलोजन है X प्लस, यानी कि F नहीं बनेगा, बस यहां पे Cl प्लस, Br प्लस और Cl प्लस, Br प्लस, I प्लस। अच्छा F प्लस क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि वो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो नहीं बने के आएगा। अगर मैं बात करता हूं H प्लस, और क्या हो सकता है, NO2 प्लस हो सकता है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है हमारे पास CH3 प्लस हो सकता है, और क्या हो सकता है, बेसिकली R प्लस हो सकता है। तो इसकी जगह में R प्लस लिखूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, R प्लस और RC डबल बॉन्ड O प्लस। ध्यान से देख लो इन इलेक्ट्रोफाइल्स को, दोबारा जरूरत पड़ेगी इन इलेक्ट्रोफाइल्स की। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स की बात करता हूं तो बी एग्जांपल की बात करता हूं, दीज आर द न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल।
न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में एग्जाम्पल लेता हूं, दो फेमस एग्जाम्पल याद रखो, एक तो CO2, एक SO3, एक BF3, BF3 BCl3, BF3 और BCl3। ये सब एग्जाम्पल मतलब BCl3, BI3, ये तीन एग्जाम्पल, चार एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में या फिर मतलब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए बच्चे, अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ए हो गया, बी हो गया। अब एक एनसीईआरटी की ना लाइन है जो बड़ी बच्चों को ना एक्चुअली क्या होता है सर, न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफिलिक सबस्ट्रेट और मतलब सबस्ट्रेट और रिएजेंट में फर्क क्या हो गया। एनसीईआरटी कहती है रिएजेंट में बहुत कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बेसिकली सबस्ट्रेट हमने उसको बोला जो कार्बन प्रोवाइड करता है। अगर मान लो किसी रिएक्शन में दो मतलब अटैकिंग रिएजेंट के पास मतलब ऐसे दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और दोनों के पास कार्बन है, तो दोनों में से एक तो सबस्ट्रेट होगा, एक मतलब रिएजेंट होगा, तो वहां थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया जाता है। तो ये लाइन जो एनसीईआरटी लिखती है, सबस्ट्रेट इज दैट रिएक्टेंट विच सप्लाइज कार्बन टू द न्यू बॉन्ड, मतलब कार्बन सप्लाई कर रहा है जो नए बॉन्ड बन रहे हैं उसके लिए, एंड द अदर रिएक्टेंट इज कॉल्ड रिएजेंट। मतलब मान लीजिए कहीं पर रिएक्शन हो रही होगी तो जब कार्बन प्रोवाइड करेगा, मतलब कोई ऐसा सबस्ट्रेट जो कार्बन प्रोवाइड कर रहा है, तो वहां पर वो क्या कहलाएगा, एज ए सबस्ट्रेट, और दूसरा क्या कहलाएगा, एज ए रिएजेंट। बट कई बार क्या होता है, इफ बोथ द रिएक्टेंट सप्लाइज कार्बन टू द न्यू बॉन्ड, दैट इज द बॉन्ड न्यू बॉन्ड, देन चॉइस इज आर्बिट्रेरी। हमारी फिर देन चॉइस जो होती है वो सेलेक्ट करनी होती है, ढूंढनी होती है। ऐसा कोई नहीं है, किसी के हिसाब से कोई सबस्ट्रेट हो सकता है तो किसी के हिसाब से कोई सबस्ट्रेट, आर्बिट्रेरी। एंड इन दैट केस द मॉलिक्यूल्स ऑन विच अटेंशन इज फोकस, जिस पर ज्यादा अटेंशन है उस रिएक्शन के अंदर, बस उसी को हमने क्या बोल दिया, सबस्ट्रेट बोल दिया। फोकस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। ऐसा कोई फिक्स नहीं रहेगा फिर। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो न्यूक्लियोफाइल कई बार एज ए सबस्ट्रेट भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है वहां पर। तो बहुत ज्यादा देखो, आप ध्यान से देखोगे एक चीज, अगर आप चीज नोटिस करोगे तो न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन और न्यूक्लियोफिलिक की डेफिनेशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बस न्यूक्लियोफिलिक में मैंने ग्रुप ऑफ कार्बन बोला है, जबकि वहां पे एनी स्पीसीज बोला है। वो ग्रुप ऑफ कार्बन भी हो सकती है और वो विदाउट ग्रुप ऑफ कार्बन भी हो सकती है, पर जनरली सबस्ट्रेट के लिए हमें ग्रुप ऑफ कार्बन होना जरूरी होता है। अगर दो ग्रुप ऑफ कार्बन है तो हमें वहां पर सेलेक्ट करना है एज योर विश, जो ज्यादा फोकस में रहेगा उसी को एज ए सबस्ट्रेट ट्रीट किया जाएगा। आई थिंक इट इज क्लियर। अगर नहीं है बच्चे तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा। अब हमारे पास यहां तो बात हो गई बॉन्ड फिशन की। सेकंड बात हो गई हमारे पास बॉन्ड फिशन के बाद अगर हम बात करते हैं बॉन्ड क्या नाम है, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्ट्रेट की। नाउ बेसिकली अब बारी आती है इंटरमीडिएट की। किसकी बारी आती है बच्चों, इंटरमीडिएट की। इंटरमीडिएट मैंने बताया था, अभी आपको मैंने बॉन्ड ब्रेकिंग समझाई थी। बॉन्ड ब्रेकिंग समझाते हुए मैंने आपको बताया था कि कार्बोकेटाइन कैसे बन रहा है, मतलब दो टाइप की बॉन्ड ब्रेकिंग हमारे पास, होमोलिटिक, हेट्रोलिटिक। और होमोलिटिक से फ्री रेडिकल, हेट्रोलिटिक से हमने क्या बनाया था, कार्बोकेटाइन, कार्बन आयन। तो अगर मैं बॉन्ड फिशन की बात करता हूं, बॉन्ड ब्रेकिंग, तो बॉन्ड ब्रेकिंग से बेसिकली हमारे पास दो टाइप की आई थी। क्या आई थी, होमोलिटिक और दूसरी आई थी हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक से अगर हम बात करते हैं तो इसे तो दो पार्ट में डिवाइड ही नहीं करना, इससे फ्री रेडिकल बना था और इससे क्या बन रहे थे, हमारे पास दो टाइप की स्पीसीज बन रही थी। एक बन रही थी हमारे पास फ्री रेडिकल, इसमें बन रहा था कार्बोकेटाइन और कार्ब एनायन।
तो चलिए वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डिस्कशन में ये आएगा, देन हम डिस्कस इसको करते हैं, देन हम डिस्कस इसको करते हैं। मतलब 1/3 इसी तरीके से एनसीईआरटी भी देती है, इसी तरीके से हम भी डिस्कस करेंगे। तो जब हम डिस्कस करते हैं तो अच्छा, इंटरमीडिएट यहाँ पर हेडिंग हमारे पास पड़ा हुआ था, चलिए कोई बात नहीं। तो हमारे पास अगर हम आगे डिस्कशन में लेकर आते हैं तो सबसे पहला आता है हमारे पास कार्बोकैटायन। क्या आता है? कार्बोकैटायन। कुछ प्रॉपर्टी, जैसे पहले ना हम क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं और एक्स ये हमने लिया, इस बार बॉन्ड हमने ऐसे तोड़ा तो सी इस तरीके से कुछ बन के आएगा। क्या बन के आएगा? कुछ इस तरीके से। अब इसी की प्रॉपर्टी हमें 1 by 1 लिखनी है। अ स्पीसीज हैविंग क्या, कितने बॉन्ड हमारे पास बनेंगे? अ स्पीसीज हैविंग, मतलब species having a positive charge on a carbon atom, species having positive charge, having positive charge on carbon atom, carbon atom and 6 electron in valence shell, 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूं तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp2 निकल के आता है। तो ऐसी कोई स्पीसीज अगर कहीं इंटरमीडिएट में बन रही है, कोई चीज बन रही है रिएक्शन के ड्यूरेशन में, तो दिस इज नोन एज ए इंटरमीडिएट एंड दिस इंटरमीडिएट इज नोन एज ए कार्बोकैटायन। अब बेसिकली यही एक बेसिक फंडा है जो कार्बोकैटायन कहलाएगा। इट इज फॉर्म ड्यू टू द, आपको अभी पता चली गया कौन से उससे होता है। अगर मैं टाइप की बात करता हूं, टाइप ऑफ, हम अगले पेज पे बात करते हैं इसको, टाइप ऑफ कार्बोकैटायन। तो टाइप ऑफ कार्बोकैटायन, अगर मैं टाइप की बात करता हूं तो एक कार्बोकैटायन मेरे पास बन के आया। अगर एक बात करता हूं तो दैट इज द HCHH पॉजिटिव। ठीक है, यहां पर अभी मिटना शुरू हो गया है वापस, तो एक सेकेंड वेट करिएगा, आइएगा। दिस इज द एक, अगर मैंने R ग्रुप कनेक्ट करा, CHH पॉजिटिव, मैंने 2 R ग्रुप कनेक्ट करे, H और HR डैश बोल देता हूं पॉजिटिव। अब मैंने 3 R ग्रुप कनेक्ट कर दिए, दिस इज R डैश, R डबल डैश पॉजिटिव। अगर मैं इसकी बात करते हैं तो इट इज अ मिथाइल कैटायन, मिथाइल कैटायन। दिस इज अ प्राइमरी कैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, और इसी को 1 डिग्री कार्बोकैटायन बोलते हैं। दिस इज अ शॉर्टकट वे हाउ टू राइट इट। इसको सेकेंडरी कार्बोकैटायन, इसको बोला जाता है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, एंड दिस इज टर्शरी कार्बोकैटायन, एंड दिस इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन एंड C। अगर मैं जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करता हूं तो इट इज अ स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर, इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर। बच्चों अगर मैं अदर्स की बात करता हूं, अदर उसकी बात करता हूं
तो अदर कार्बोकेटायन, सम अदर कार्बोकेटायन, सम अदर कार्बोकेटायन में अगर मैं एक ए का बात करता हूं तो एक कार्बोकेटायन फेमस है CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH पॉजिटिव नॉट CH2. दिस इज विनाइल कार्बोकेटायन, विनाइल. अब ये ओवर राइटिंग आना शुरू हो गया है. विनाइल कैटायन, विनाइल कैटायन. जब काफी देर हो जाती है तो फिर ये प्रॉब्लम आनी शुरू होती है. इसमें बार बार ओवर राइट हो जाता है. इसमें मतलब मैंने अभी ये सी यहाँ पे 2 बार आया, कैटायन ओ गायब हो गया. और एक होता है बच्चों फिनाइल कैटायन. दिस इज पॉजिटिव चार्ज जब बेंजीन रिंग के ऊपर आए. दिस इज फिनाइल कैटायन. अच्छा, दीज टू आर हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल. अनस्टेबल. एक सेकंड रोकते हैं हम इसको. थोड़ी सी देर रोक के, क्या पता मतलब सही हो जाए. चलिए. अच्छा, सम अदर में अभी अभी क्या बस इतना हो गया. एंड अगर हम बात करते हैं सम अदर में तो एक कार्बोकेटायन होता है बच्चों CH3, नहीं ये नहीं, CH2 पॉजिटिव और CH डबल बॉन्ड CH2. दिस इज नोन एज ए एलाइल कार्बोकेटायन. और सेकंड जो आता है हमारे पास आता है, अगर हमारे पास पहले उस पर कलेक्टेड होगा तो दिस इज अ बेंजाइल कार्बोकेटायन. ठीक है, आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको. अगर हम इस पे आगे की तरफ बात करते हैं, ठीक है, अगर हम इस पे और देखते हैं, इस पे नहीं मतलब अब अगले उस पे चलते हैं, अगली स्पीसीज पर. दैट इज द कार्बन आयन. सेकंड आता है कार्ब एनायन, कार्ब एनायन. तो बच्चों कार्ब एनायन की बात करते हैं तो बेसिकली अगर C और ऐसे करके हमारे पास कोई Z कनेक्टेड है, और मैंने पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Z इज मोर. अगर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Z, तो होगा क्या, बेसिकली दिस बॉन्ड विल ब्रेक लाइक दिस, और हमें क्या मिलेगा, दिस इज द C एक नेगेटिव चार्ज लोन पेयर के साथ ऐसे करके बॉन्ड मिल जाएगा. नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज की वजह से आया है. प्लस Z प्लस बन गया होगा. तो स्पीसीज हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, species having negative charge on carbon atom and 8 electron in their valence shell. A species having negative charge on carbon atom and 8 electron in their valence shell. बैलेंस शेल. अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन की बात करी जाए तो इनका जनरली हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलता है, sp3. ठीक है, सम एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं.
एग्जाम्पल्स, तो हमारे पास H C H H नेगेटिव, और अगर हम इस बात करते हैं तो R ग्रुप लगेगा बच्चों बेसिकली यहां पर, दैट इज R C H R डैश नेगेटिव, नहीं दो बार नहीं आएगा अभी, दैट इज H नेगेटिव R C H R नेगेटिव R डैश नेगेटिव और R C R डबल डैश और R डैश नेगेटिव। स्टेबिलिटी ऑर्डर ये चलता है यहां पर जस्ट रिवर्स, और अगर मैं बात करता हूं यहां पर दिस इज अ मिथाइल एनायन, दिस इज द प्राइमरी एनायन या 1 डिग्री कार्बन आयन, this is a secondary anion, this is a 2 degree C minus, and this is a tertiary anion, and this is a 3 degree anion। स्टेबिलिटी ऑर्डर मैंने आपको बता दिया है, ये होगा। सम अदर एनायन सिमिलर वे में, सम अदर एनायन, सम अदर कार्ब एनायन, तो आपके पास वही सम अदर्स में क्या आता है, एक तो CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव वेनाइल एनायन, फिर से इसमें होने लग गया है, एक सेकंड रोकते हैं। दैट इज अ विनाइल एनायन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बेंजीन रिंग पर, अच्छा ऐसा नहीं है कि इस बार दिस इज अ फिनाइल एनायन, ऐसा नहीं है कि भैया इसमें ये अनस्टेबल ही होंगे, नहीं ऐसा इस बार नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं यहां पर सम अदर्स में, तो CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज अ एलाइल एनायन, और हमारे पास क्या होता है, दिस इज द बेंजीन, बेंजीन रिंग पर हमने क्या कर दिया, CH2 नेगेटिव, दिस इज अ बेंजाइल एनायन, दिस इज अ बेंजाइल एनायन। ठीक है, दिस इज अ बेंजाइल एनायन। ओके, आ गया सबको समझ में। यहां पे स्टेबिलिटी के लिए, इनकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर के लिए अभी यहां पर हमें डिस्कशन नहीं करना, आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इफेक्ट्स हम इसके बारे में बात करेंगे। अगर बच्चों हम अगली बात करते हैं, द थर्ड एंड आज के लेक्चर का लास्ट, थर्ड हमारे पास आता है, दैट इज द फ्री रेडिकल। बेसिकली फ्री रेडिकल क्या है, अगर हमारे पास H यहां पर आया, अब मैंने इस बॉन्ड को किस हिसाब से तोड़ा, समथिंग लाइक ऐसे तोड़ दिया। H न्यू की प्रेजेंस में जनरली ये बॉन्ड टूटता है, H न्यू की प्रेजेंस में जनरली ये बॉन्ड टूटता है, H न्यू की प्रेजेंस में ये बॉन्ड टूटता है। बन के क्या आएगा, C, जब ऐसा टूट के आएगा, इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले गया, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन ले गया, तो इस पे एक डॉट लगाना होता है, प्लस H और एक। तो इसके बारे में हम बात करते हैं, तो यहां पर क्या आता है, अगर हम इसके लिए बात करते हैं, तो स्पीसीज हैविंग अ न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग 7 इलेक्ट्रॉन ऑन देयर ऑक्टेट, या मतलब ऑन देयर वैलेंस शेल।
a carbon species which have a neutral carbon species, ज्यादा बेटर वर्ड हो जाएगा, a neutral carbon compound which have 7 electron on the valence shell, of carbon. अच्छा, जनरली हाइब्रिडाइजेशन जनरली क्या होगा? जनरली हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp3 होगा, नहीं sp22 से sp3 वेरी करेगा, जनरली ये मिलेगा हमें, या एनसीईआरटी ने बोला हुआ है जनरली sp2 मिलता है पर sp22 से sp3 मिलता है। इसका आप कहोगे सर ऐसे कैसे, मतलब क्या हो गया ऐसा? तो बस आपको मैं हिंट दे देता हूं, आपको मैं साइड में बता देता हूं। अगर आपके पास CH H और H है तो इस वाले केस में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, जबकि C और एज ए लोन पेयर फ्लोरीन अगर फ्लोरीन लग गया तो इस पे हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। आप कहोगे सर क्यों? अभी नहीं जरूरत है उसकी, इतना नहीं अभी सोचना है। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मैं समझा नहीं सकता, मैं बोल दूंगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, आंसर है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होने की वजह से इसका जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर देता है, क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी मतलब एक्साइट कर देता है फ्लोरीन इतना। बट हमें जरूरत नहीं है, हमें नहीं सोचना है इसके बारे में बेटा, ऐसे तो सोचने के लिए बहुत कुछ है, बट अभी हमारा टारगेट क्या है? सिलेबस। हम सिलेबस में फिक्स्ड है, नहीं तो नॉलेज तो बहुत है, भंडार है नॉलेज का इस पूरे उसमें यूनिवर्स में। फिलहाल हमें कितनी जरूरत है हमें ये सोचना है, ठीक है। तो अभी हमारे पास अगर मैं टाइप की बात करता हूं तो वही बेसिकली टाइप ऑफ फ्री रेडिकल टाइप की बात कर लेते हैं। CH H H फिर R H। अब यहां पे कुछ ज्यादा लॉजिक रॉकेट साइंस नहीं बताना है हमें, आप बस अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। हाँ, CH बार बार ये दिक्कत कर रहा है, तो दिस इज अ C। अगर हम आ रहे हैं H और R डैश, नहीं अभी R डैश कहाँ आ गया? H फिर R C H R डैश और R C R और R this। Basically stability of free radical is same as, जनरली अगर बात करें तो एज अ उसकी तरह होती है कार्बोकेटाइन की तरह। तो दिस इज द मिथाइल रेडिकल, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज 3 डिग्री, यानी कि दिस इज द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब बार बार रिपीट हो रहा है बच्चों, इतना तो समझ ही जाओगे आप ना, या नहीं समझ पाओगे? ठीक है, अब हमारे पास अदर रेडिकल्स की बात करता हूं। अदर रेडिकल्स, अगर मैं अदर रेडिकल्स की बात कर रहा हूं तो हमारे पास आता है वही CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज अ विनाइल रेडिकल। बेंजीन पर तो फिनाइल रेडिकल, भैया बेंजीन पर बेंजाइल नहीं होता, फिनाइल होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं अदर्स की बात करता हूं तो CH2 डॉट CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द एलाइल रेडिकल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसकी तो कॉमन यार, अभी पीछे वाले उसमें बस अब रेडिकल लगा दिया, दिस इज द बेंजाइल रेडिकल।
चलिए यहां तक मेरा कंटेंट जो मेरा आज मुझे डिलीवर करना था वो हुआ पूरा। सर इस कंटेंट से रिलेटेड हमारे एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन है या नहीं है? आओ देखते हैं। एक क्वेश्चन मैंने यहां पिक किया हुआ है। एक क्वेश्चन ये है फॉर द फॉलोइंग, इसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 कलेक्ट कर देता हूं क्योंकि आई थिंक दूसरा क्वेश्चन है आज के दिन का। क्वेश्चन ये बोल रहा है फॉर द फॉलोइंग बॉन्ड क्लीवेज, आपको बॉन्ड क्लीवेज समझाए, यूज द कर्व एरो, आप इसे आप कर्व एरो यूज करिए टू शो द इलेक्ट्रॉन फ्लो, अब कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसके लिए, एंड क्लासिफाई ईच एज होमोलिसिस और हेटेरोलिसिस, and identify the reactive intermediate produces as a free radical carbocation and carbon ion and free radical। अगर मैं आंसर की बात करता हूं तो जो मैं आंसर यहां पर अभी लिखने जा रहा हूं आप ध्यान से देखिएगा, इसमें जो एरो आएगा वो आएगा ऐसे और ऐसे, फुल नहीं आएगा, हाफ हाफ। जो क्लीवेज है वो है होमोलिटिक, होमोलिटिक, और ये जो कहलाएंगे दीज आर फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। ठीक है, इसमें क्या हो रहा होगा, इसमें बेसिकली यहां पर देखो, ये हमारे पास अगर मॉलिक्यूल की मैं बात करता हूं तो यहां पर इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर हम अगले पेज पर लेकर चलता हूं, CH2H और OH, मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूं। दिस इज, हमारे पास क्या था, CH3 C डबल बॉन्ड O, दिस इज अ सेकेंड स्टेप, और दिस इज अ CH2 और H प्लस OH नेगेटिव। दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल, सॉरी बेस, एज ए OH माइनस या बेस की तरह रिएक्ट करेगा। अच्छा बच्चों, हुआ क्या होगा, सोचिएगा आप, होगा क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ कंबाइन होगा, ये बॉन्ड कुछ ऐसे टूटेगा और ये नेगेटिव चार्ज इससे H+ को ले जाएगा। तो बनेगा क्या, बनेगा बेसिकली CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव और प्लस H2O। क्या देखो यही रिएक्शन नहीं करी है मैंने, OH यहां से H को ले गया होगा, नेगेटिव चार्ज आया है और H2O बना है। अच्छा, इसमें हमारे पास क्लीवेज क्या हुआ है, बॉन्ड ब्रेकिंग क्या हुई है, होमोलिटिक हेट्रोलिटिक, हेट्रोलिटिक, और बना क्या है, एज ए कार्ब एनायन बना है, कार्ब एनायन। एरो की मूवमेंट मैंने आपको दिखाई दी है। आइए अगले एग्जांपल को समझते हैं। अगर मैं अगले एग्जाम्पल को समझता हूं तो यहां पर क्या हुआ होगा बच्चों, ये तो यहीं पर बता दिया जाएगा, ये यहीं पर एक्सप्लेन हो जाएगा। इट इज समथिंग लाइक, ऐसा कुछ हुआ होगा कि ये बॉन्ड इधर टूटा होगा। जब ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो Br पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव। तो ब्रेकिंग कौन सी हुई, एरो बस इतना ही दिखाना है, ब्रेकिंग हुई है हेट्रोलिटिक, और क्या बना है, कार्बोकेटायन। क्या बना है, कार्बोकेटायन। एक सेकंड, पिछले वाले आंसर में कोई गलत, हाँ नहीं, सही लिखा हुआ है। अगर हम अगले की बात करते हैं, यार बच्चों ये ना अभी मैं रिएक्शंस लिखाऊंगा तो मैकेनिज्म आपको मैं लिखाऊंगा। हुआ क्या होगा बेसिकली, इसमें अगर इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं, आओ थोड़ा सा इसे मैकेनिज्म के साथ एक्सप्लेन कर ही देते हैं। हुआ क्या होगा कि ऐसे करके ये मॉलिक्यूल ऐसे है, हमारे पास बॉन्ड टूटा ऐसे, मैं व्हाइट कलर यूज करता हूं इसके लिए, बॉन्ड टूटा होगा ऐसे, ध्यान से देखिएगा, बॉन्ड टूटा होगा ऐसे नेगेटिव, उस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव पर अटैक किया होगा। तो बच्चे यहां हाइड्रोजन भी है, ध्यान से देखना, कार्बन की 3 ही वैलेंसी पूरी हो रही है, हाइड्रोजन भी है, तो बन के क्या आएगा, बन के कुछ ऐसी सी स्पीसीज बन के आएगी, एक EH और पॉजिटिव। बेसिकली बच्चे एक चीज ध्यान रखनी होती है, जब कभी पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हुआ तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव आया, पॉजिटिव नेगेटिव वापस मिलके बॉन्ड भी बना सकते हैं, ये चीज ध्यान रखने का। अब ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये वापस से कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा, ये बॉन्ड
इस डायरेक्शन ब्रेक होगा, तो यहां पर जो नेगेटिव आएगा वो इस पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाएगा और -H+ बन के जाएगा। तो एक हमारे पास ये जो अल्टीमेटली पूरा बॉन्ड टूटा बना, अब ये कुछ इस तरीके से आएगा और यहां हमने लिख देना है E। E पॉजिटिव नहीं, केवल E। तो बेसिकली इसके अंदर जो बॉन्ड क्लीवेज हुआ वो तो हुआ है हेट्रोलिटिक। क्या हुआ है? हेट्रो, और बीच में एक स्टेप बना था जिसमें इसे बोलते हैं एरिनियम आयन कैटायन। दिस इज द एरिनियम कैटायन। तो एक टाइप से आप कह सकते हो कि इसके अंदर कार्बो कैटायन बना है, या आप बस सिंपल कैटायन लिख दें फिलहाल, कैटायन। अल्टीमेटली तो न्यूट्रल है, वो अल्टीमेटली तो न्यूट्रल है। अच्छा, इन्होंने एक बॉन्ड यहां पॉजिटिव दिखा रहा है, तो ये कार्बो कैटायन ही बना है। ये एक स्टेप इन्होंने यही वाला स्टेप दिखा रखा है, ये वाली जो चीज। सो दैट्स ऑल बच्चों। कैसा लगा लेक्चर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर, और कमेंट करिएगा। अगर आप लेक्चर देखते हैं तो प्लीज कमेंट जरूर करिए, इससे ना हमें मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू सो मच गाइज आप लोगों का, ठीक है। एंड प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा और शेयर करना भी नहीं भूलना है, ठीक है। बाय बाय।